से ही सारी चीजें बनती हैं, ये आपको सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बिकॉज सेल इज द वी कैन से द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच लाइफ कैन अकर हियर, एंड फंडामेंटल यूनिट है क्योंकि हम उसका फॉर्म पढ़ सकते हैं, वी कैन स्टडी इट्स फॉर्म एंड we can study the cell completely because there is a whole science of study of cell which is called cytology. Cell structural function unit होता है लाइफ का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, सेल अलग अलग तरह के काम करते हैं, असेंशियल फंक्शन करते हैं लाइफ में। जैसे मैं भी बोल रही हूँ तो मुझे मसल सेल्स हेल्प कर रहे हैं, वो चाहे मेरे वोकल कॉर्ड्स के कार्टिलेज हो, चाहे मेरे फेस के सेल्स हो, फेस के मसल्स हैं, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं, टंग भी हमारी मस्कुलर है, तो दैट इज आर हेल्पिंग मी टू स्पीक। एंड अगर आप मेरे मैसेज को समझ रहे हो, मैं क्या कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो आपके ब्रेन के नर्व सेल्स आपको समझने के हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में पहले से चैप्टर जब से पढ़ा है तब से आपके माइंड में सेल का कुछ इमेज है, अभी आप समझ पा रहे हो। तो सेल्स हमको सारी चीजें करने के लिए हेल्प करा रहे हैं। एक्चुअली में जो हमारे फंक्शन है वो हमारे सेल्स के ही फंक्शन है। हमारी बॉडी जिस सेल से मिलके बनी है, हमारे जो भी काम हो रहे हैं बॉडी में वो हमारे सेल्स ही कर रहे हैं बेसिकली। वो बस हमको ऐसा लगता है कि हम उन्हें कर रहे हैं, पर that are due to the cells we have in our body. So हमको सेल इसीलिए बोला गया, चैप्टर इसीलिए रखा गया कि फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की सेल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसा कि हम देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया कि मसल्स हमको मूवमेंट करने के काम कर आती है, मूवमेंट तरह तरह की करा सकते हैं। अगर हम मैंने हाथ ऐसे करके रखे हुए हैं तो मैं अपने उंगलियों की मसल्स को उस पे एक दूसरे पे प्रेस कर रही हूँ तो नमस्ते की पोजीशन आई है। और अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही होती तो मैं अपने पूरे आर्म की मसल यूज कर रही होती। तो मसल्स तरह तरह के मूवमेंट्स के लिए हेल्प करती है। मैं अगर आइस ब्लिंक कर रही हूँ तो मेरी आइस की मसल्स मुझे हेल्प कर रही हैं। तो दैट इज द मसल इज मेनली इन्वॉल्व फॉर मूवमेंट। nervous system is mainly involved for messages taking, messages understanding, and eyes are mainly responsible for viewing the things, to recognize the light। जहाँ पे भी कोई लाइट हो, जहाँ पे भी कोई भी चीज हमें दिखाई दे तो वो हमारी आईज में लाइट सेंसिटिव सेल्स हो गए। तो इस बात को मैं बोल रही हूँ बिकॉज ये जो लाइन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, तो वो इसको प्रूव कर रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। ठीक है, इट इज प्रूविंग दैट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन। ठीक है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक और स्वान शील्डिन, इनके नाम आपने इसी स्लाइड में देख रहे हो। तो इनके नाम क्या बता रहे हैं कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक पहला और ऐसा इंसान था जिसने लिविंग सेल्स देखे थे, और रॉबर्ट हुक ने वो पहला इंसान था जिसने सेल को डिस्कवर किया, सेल नाम दिया। शील्डिन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, तो ये भी हमको पता है। तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं जिसमें सेल थ्योरी में ये पॉइंट था कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए होते हैं। रॉबर्ट ब्राउन वो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में आप देखोगे, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट डिस्क्राइब द लाइफ सेल, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, एंड मैथलिस लीडन एंड थियोडोर स्क्वान प्रपोज सेल थ्योरी। रुडोल्फ वर्को ने सेल थ्योरी में एक और पॉइंट ऐड कर दिया। तो सेल थ्योरी है क्या? सेल थ्योरी आपका ये बोलती है कि सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म सब सेल के बने हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है जो शील्डिन स्टान ने दिया और रुडोल्फ वर्को ने जोड़ दिया कि सारे सेल्स जो नए सेल्स आएंगे वो पुराने सेल्स आएंगे, वो रुडोल्फ वर्को ने जोड़ा। क्लियर बच्चों? तो ये सब चीजें आपको पता है, सबको समझ में आ रही हैं अब तक? नाउ नेक्स्ट इज द स्लाइड के शेप साइज का अलग अलग हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वो किस जगह पर है। ब्रेन के सेल्स का शेप अलग होगा, नर्व सेल्स का, मसल्स के सेल का शेप अलग होगा, किस तरह की वो मसल्स है वो भी डिफरेंट होगा, मसल्स के भी टाइप्स हैं और बिकॉज उनकी शेप अलग अलग है। और
बॉडी में बोन सेल का शेप अलग होगा, रेड ब्लड सेल का शेप अलग होगा। तो इसके लिए आपको डायग्राम भी मैंने कल बताया था कि सेकंड पेज पे ही आपको डायग्राम है, कुछ सेल्स का इमेज दिया हुआ है ह्यूमन बॉडी के। तो ऐसे रहता है, अलग अलग सेल के शेप अलग होते हैं जिसके जहां पर वो है उनके बेसिस पे। और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा सेल है। शेप ऑफ द सेल में भी क्यूबॉइड, कॉलमनर, पॉलीगोनल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर, इस तरह का शेप हो सकता है। फिर हमने कल बात करी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, कि प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल होंगे जिनका न्यूक्लियस लेस डेवलप होगा और यूकैरियोटिक जिनका न्यूक्लियस मोर डेवलप होगा। एग्जाम्पल, प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल कोई देना चाहेगा क्लास में? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स? कल हमने डिस्कस किया था बैक्टीरिया, उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें सेंटर में जहां डीएनए रहता है उस रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। पर न्यूक्लियस नाम का मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर उनमें नहीं होता। तो ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इनके अपोजिट में यूकैरियोटिक सेल जिनमें न्यूक्लियस होता है, पर्टिकुलर राउंड ऑर्गेनली होती है, डबल मेम्ब्रेन की, पोर्स भी होते हैं, कल हमने डायग्राम से देखा था। अंदर थ्रेड जैसे डीएनए के होते हैं क्रोमेटिन, और जब वो रॉड शेप बन जाते हैं तो क्रोमोसोम। तो यूकैरियोटिक सेल्स हायर ऑर्गेनिज्म थे जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। इज इट क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या बात बता रही हूँ मैं? यस मैम। ओके। यस मैम। तो यहाँ पर और भी चीजें बताई हुई हैं कि प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स स्मॉल होते हैं। उसमें 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। आप सेकंड लास्ट लाइन में देखेंगे, इन प्रोकैरियोट राइबोसोम्स आर attached with membranes having two subunits 50 and 30 and they are called 70s ribosomes। और यूकैरियोट में 80s राइबोसोम्स होते हैं, इनसे ज्यादा बड़े राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का वर्क क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स का वर्क होता है, इनसे प्रोटीन सिंथेसिस किए जाते हैं क्योंकि सेल में प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है। ये डायग्राम है आपका बैक्टीरिया के सेल का। इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियोइड रीजन आपको दिख रहा है जिसमें डीएनए है, बहुत सारे फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ब्राउन कलर की सेल वॉल है, उसके ऊपर कैप्सूल है नीले कलर का। तो ट्रिपल लेयर का मेम्ब्रेन जैसा होता है बैक्टीरिया का। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन येलोइश कलर की, देन ब्राउन कलर की सेल वॉल, और देन ऊपर से ब्लू कलर का कैप्सूल जैसा। और एक लंबा सा थ्रेड आपको और दिख रहा है, फ्लैजिलम लिखा हुआ है, तो ये मूव करने के लिए बैक्टीरिया को हेल्प करता है। राउंड राउंड से जो इसमें गोले गोले से पड़े हुए हैं, ये आपके राइबोसोम्स हैं। तो इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, जब डीएनए बस एक न्यूक्लियोइड रीजन में आपको दिख रहा है, सिंगल क्रोमोसोम। प्लाज्मिड का डीएनए छोटा सा साइड में रखा हुआ था, ये रहा यहाँ पर प्लाज्मिड मार्क कर रखा है साइड में, कोल सा पर्पल कलर का। बीच में तो डीएनए पर साइड में एक प्लाज्मिड भी दिया है। तो प्लाज्मिड क्या होता है? बैक्टीरिया में कभी कभी ऐसे छोटे से अलग डीएनए रखे हुए रहते हैं गोल, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। इनमें स्पेशल फीचर होता है, जैसे कभी कभी कोई बैक्टीरिया के ऊपर कोई दवाई असर नहीं करती, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होता है वो बैक्टीरिया, तो वो प्लाज्मिड की वजह से। बैक्टीरिया के शेप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि जो ये वाला बैक्टीरिया, इसका शेप कैसा है? रॉड शेप है, पूरा रॉड जैसा है, सिलेंड्रिकल। कुछ कुछ बैक्टीरिया गोल गोल हो सकते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया कॉमा शेप हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं। तो वो यहाँ येलो में दिखा रखा है कि बैक्टीरिया के शेप अलग अलग हो सकते हैं। बैक्टीरिया में ट्रिपल लेयर का बताया है आउटर मोस्ट कवरिंग, तो वही यहाँ पे दे रखा है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल हो सकता है। जो अभी हमने बताया था 3 लेयर्स हो रही हैं बाउंड्री में, 3 लेयर हैं, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर कैप्सूल। कैन यू सी दिस? देन इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, मीजोसोम भी होता है एक कोने पर। मीजोसोम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत कॉइल्ड होती है, मीजोसोम दिया होता है एक मेम्ब्रेन के साइड में। ये डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त हेल्प करता है। जब डीएनए डबल हो जाता है, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनना होता है, बाइनरी फिजन होना होता है, तब मीजोसोम हेल्प करता है। उससे डबल डीएनए अटैच रहता है और वो सेपरेट होने के वक्त उसको सेपरेट करवा देता है। ठीक है, फ्लैजिला से वो मूव हो सकते हैं। ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज हैं तो वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा आपको? इज इट क्लियर? यस मैम।
यहाँ पर सेल कंटेन वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल अरेंज इन क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक का मतलब ही ये है कि द सेल इज हैविंग द nuclear membrane, cell is having nucleus and it is having more than one chromosome। इसमें ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। यही मीनिंग है यूकैरियोटिक सेल का। यहाँ डिफरेंस बिटवीन दे रखा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रीड करो बेटा, कोई एक बच्चा डिफरेंस बिटवीन, आप पढ़ो, आपको भी आएगा, इसको पढ़ो। मैम तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है प्रोकैरियोट में। कोई भी रीड नहीं करना चाहता? एनीवन कैन रीड, अनम्यूट एंड यू कैन रीड के डिफरेंस बिटवीन क्या है इसके। Read the points of prokaryotic and the points of eukaryotic. Anyone can read? Open your unmute your mic and read the screen. No one wants to read? Membrane bound nucleus absent है prokaryotic में, membrane bound nucleus present है eukaryotic में। सेल स्मॉल होते हैं प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में सेल की साइज बड़ी है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम है, यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा क्रोमोसोम है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक में, ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ बेटा? इजी। ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, आप देख सकते हो साइज में कितना डिफरेंस है। एनिमल सेल में 10 to 13 माइक्रोमीटर लेंथ में है, और जबकि प्लांट सेल बड़ा है साइज में, 10 to 100 माइक्रोमीटर है। और टिपिकली राउंड इरेगुलर है एनिमल सेल, क्योंकि उसमें सेल वॉल होती नहीं है, तो इरेगुलर ही तो होगा, सेल वॉल ही नहीं है। और प्लांट में सेल वॉल होती है तो वो रेगुलर होता है, उसका फिक्स शेप होता है। प्लाज्मोडेस्माटा जैसे उसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा पोर्स हैं जो दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे से छेद दिख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं आपको प्लांट सेल में, जो एनिमल में है ही नहीं। और एनिमल में भी कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और भी लाइसोसोम्स, और यहाँ प्लांट सेल में आपको सेंट्रियोल नहीं दिखेगा, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल दिख रहा है आपको। कैन यू सी? हमने डिस्कस किया था। तो ये एनिमल सेल प्लांट सेल दे रखा है, एक माइक्रोस्कोप है, आपने एक्टिविटी करी थी ऑनियन पील की, तो यू नो कि माइक्रोस्कोप ऑनियन पील देखते हैं। क्लियर? किस तरह से होते हैं, स्टेज पे हम स्लाइड लगाते हैं, स्टेज पे स्लाइड लगी हुई दिख रही है, और लाइट को फोकस करके हम अपना स्लाइड देखते हैं। इस तरह का हमें सेल दिखा था ऑनियन पील में, रेक्टेंगुलर लेयर्स में, और न्यूक्लियस था राउंड। हैव यू सीन इट इन योर लैब? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ इसमें हमें सेल्स दिखे, सेल वॉल दिखी, न्यूक्लियस दिखा, साइटोप्लाज्म है, और वैक्यूल्स भी होते हैं प्लांट सेल्स में। इस तरह का भी हम देख सकते हैं। इन्होंने ब्लू कलर की डाई से, हमने पिंक कलर की डाई से किया था स्टेन, तो हमको इस तरह से ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स क्या हैं, गोले गोले से जो हैं, ये कौन से ऑर्गेनेली हैं? लाइसोसोम। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। इसमें राइबोसोम्स हमें नहीं दिख रहे, पर सेल में, सेल के बीच में या साइड में एक हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है जो न्यूक्लियस है। क्लियर?
अब हमारा sir. सेल के 3 कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट जो हर सेल में होते हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, उनके नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में जितनी भी ऑर्गेनेली उनके नाम आप देख सकते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, प्लास्टिड्स, ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स। पर आपके हमने अभी एग्जाम में सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक दी हुई है, बाकी और नहीं दे रहे हम, क्योंकि अभी वो क्लियर नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि उनको भी सेपरेटली हमें लिखना पड़ेगा, उनके फंक्शंस हमें लिखने पड़ेंगे। तो हमारा जो एग्जाम में आएगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली तक आएगा। क्लियर? Yes, ma'am. बाकी सेल मेम्ब्रेन हमारा आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ चुका है स्क्रीन पे। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, इस तरह की ये होती है, आप देख रहे हो ऑरेंज कलर के हेड जैसे, बॉल जैसे हेड है इसके, और थ्रेड जैसे इसकी टेल्स दिख रही हैं। तो ये इन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा बनी हुई है, लिपिड्स की ज्यादा बनी हुई होती है। ये 80% लिपिड्स है। तेल की चीजों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। बीच बीच में आप देखोगे कि पोर्स जैसे दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, तो वो क्या है? दीज आर योर प्रोटीन चैनल्स। मैंने कल बोला था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी चीज को अंदर आने देती है, किसी चीज को रोकती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से प्रोटीन्स के पोर्स होते हैं, जिनसे वो सब्सटेंसेस को कुछ को रोकती है, कुछ को आने देती है। तो इसी तरह से इस नेचर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल नेचर कहते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है वो भी हम देख लेंगे। This is outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. The plasma membrane permit the entry and exit of some material in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called selectively permeable membrane. तो ये एंट्री और एग्जिट करने के लिए रोकती है चीजों को, इसलिए सेमी परमेबल बोलते हैं। फंक्शंस, और ये ऐसी बाउंड्री है जो कि लिविंग कंटेंट को बाहर से अलग करके रखती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है सेल की, वो अंदर की चीजों को, सेल के अंदर की चीजों को अंदर ही रखती है, बाहर से बचाती है। और उसका फंक्शन क्या है? सेल को बिल्कुल क्लोज्ड रखना। इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मतलब सेल को क्लोज्ड रखना, उसका सेल और साइज उसका सही से रखना, कंट्रोल करना ट्रांसपोर्ट चीजों का, सिलेक्टिवली परमेबल अंदर आने देना चीजों को, एक्सक्लूड अनवांटेड मटेरियल, जो नहीं चाहिए उसे अंदर नहीं आने से रोकना, फिजिकल बैरियर की तरह काम करेगी बाहर की चीजों के लिए, और अलाउ द सेल टू क्रिएट इन्वायरमेंट्स, सेपरेट इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करना, मेंटेन आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर सॉल्ट्स और बाकी सारी चीजों की कॉन्सेंट्रेशन को सही रखना, फॉर्म कॉन्टैक्ट्स विद नेबरिंग सेल, दूसरे सेल से कॉन्टैक्ट करना, सेंसिटिव रखना। देन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ देख रहे हो पर्पल कलर के बीच बीच में प्रोटीन्स भी लगे हुए हैं। मैंने बोला था लिपिड्स की तो बनी है येलो कलर की, पर बीच बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन्स होंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर और कहीं कहीं पर फैट भी होंगे। तो फैट तो है ही येलो कलर का पूरा, बट बीच में प्रोटीन्स भी हैं जो चैनल की तरह काम करते हैं, गेट्स की तरह काम करते हैं किसी चीजों को अंदर आने के लिए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड तेल का नाम है, आप ये मत सोचना ये फॉस्फोलिपिड जैसा वर्ड कहाँ से आ गया। तो इट इज अ टाइप ऑफ ऑयल। येलो कलर का जो आपको ये लेयर दिख रहा है, ये ऑयल का ज्यादा होता है, 2 लेयर्स में होता है। आप देख रहे हो ऊपर भी हेड और टेल है, नीचे भी हेड और टेल, आप देख रहे हो डबल लेयर है ये। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर की होती है। लिपिड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर से भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, और ये बहुत आपस में एक दूसरे से स्टिकी होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से स्टिक होके रहते हैं। हमारी बॉडी में ज्यादा पानी है, पानी को सेल्स को अलग रखने के लिए ये तेल की बनी हुई है। All cell membranes are having the lipids, same structures, and protein is suspended in double layer. बीच बीच में पर्पल कलर के प्रोटीन बिखरे रहते हैं, येलो कलर की पूरी लेयर रहती है, ऊपर इसमें कहीं कहीं पर शुगर्स लगी हुई होती हैं चेन के फॉर्म में। सिलेक्टिवली एक्सचेंज करने के लिए ऐसी बनी है चीजों को, कुछ को आने देगी कुछ को नहीं आने देगी। कम्युनिकेट करने के लिए एनवायरनमेंट को, कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शन, फॉर्मिंग कनेक्शन बिटवीन द सेल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर आइसोलेटिंग द सेल्स। सेल वॉल, अब आप सेल वॉल का डायग्राम देख रहे हो, दिस इज वेरी टफ
वॉल लाइक थिंग विच इज कवरिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट्स में सेल वॉल भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उसका डायग्राम दे रखा है। ठीक है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है। सेल वॉल के फंक्शन क्या है? ये पूरा शेप देगी, मॉर्फोलॉजी मतलब शेप देगी सेल को, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कराएगी प्लांट सेल्स की। और दे प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम इन्वेजन बाय वायरल, बैक्टीरिया, फंगस, इनसे बचाएगी सेल वॉल, क्योंकि ज्यादा टफ है तो बैक्टीरिया, फंगी, इन सबको आने नहीं देगी ये। दे आर रिजिड स्ट्रक्चर्स हेल्पिंग प्लांट इन विथस्टैंडिंग द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से भी बचा के रखेगी। और कल हमने देखा था कि अगर सेल के अंदर एक्स्ट्रा पानी भरने लगेगा, सेल अगर स्वेल होने लगेगा तो उसको फूटने से भी बचाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट करने की चीजों की एबिलिटी होती है, टर्गर प्रेशर डेवलप करती है ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। पानी अंदर भरता है तो टर्गर प्रेशर। अब ये किसका डायग्राम है? न्यूक्लियस का डायग्राम। ठीक है, न्यूक्लियस के डायग्राम में आप ये इन सारी चीजों को जानते हो, कल हमने डिस्कस किया था। येलो कलर की लेयर कौन सी है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे बाहर की जो येलो कलर की लेयर है वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं कहीं पे पोर्स है। नीले कलर का अंदर जो सब्सटेंस है डार्क सा, वो क्या है? न्यूक्लियोलस है। इट इज न्यूक्लियर। रेड कलर का धागा जो अंदर आपको दिख रहा है, व्हाट इज दैट? दैट इज क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स बनाने के हेल्प करता है वो। क्लियर? क्लियर? देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉइंट्स में भी दिया हुआ है कि लार्ज होता है न्यूक्लियस, तभी सेल में वो दिखाई दे जाता है आराम से जब स्टेनिंग करते हैं। मोस्टली ये स्फेरिकल होता है, राउंड होता है, कंटेन नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। न्यूक्लियोलस डार्क डेंस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस एक अंदर इसमें डार्क सा एक जगह रहती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है? सेल की सारी केमिकल एक्टिविटी न्यूक्लियस पे डिपेंड है। अगर न्यूक्लियस को हटा दिया जाएगा तो सेल मर सकता है। इसमें क्रोमोसोम होते हैं जो जीन्स रखते हैं। कल हमने बात करी थी कि हमें हमारे कैरेक्टर जो मिले हैं फादर और मदर से मिले हैं, तो वो न्यूक्लियस की वजह से आए हमारे अंदर। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स में भी बनाने में हेल्प करता है। प्ले की रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, ये सेल की रिप्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है। क्लियर? यानी एक सेल से जब दूसरा सेल होता है तो न्यूक्लियस ही इसमें डिवाइड होता है। क्रोमोसोम क्रोमेटिन मैन यूकैरियोटिक सेल इज नॉट डिवाइडिंग द डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन इज अ टैंगल्ड मास ऑफ थिन थ्रेड्स। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो थ्रेड के फॉर्म में रहता है डीएनए। यहाँ देख रहे हो आप, ब्लैक सा थ्रेड है और उसके ऊपर हरे हरे से छोटे छोटे प्रोटीन्स लगे हुए हैं। उन प्रोटीन्स पे ये थ्रेड लिपटा हुआ है। जब इसे बार बार लपेटा गया है तो फिर ये क्रोमोसोम बना है। तो अगर हम बोलें क्रोमोसोम किसका बना है तो बोलेंगे क्रोमेटिन थ्रेड का बना है, और उसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं। जब क्रोमेटिन थ्रेड को प्रोटीन्स पे लपेटते हैं तो क्रोमोसोम बनता है। क्लियर? सेल डिवीजन के लिए क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम के क्या फंक्शन है? ये प्रोटीन्स को रेगुलेट करता है। क्रोमोसोम्स इन्फ्लुएंस डिटरमाइन द ट्रेट्स, सारे कैरेक्टर हमारे क्रोमोसोम में ही होते हैं। तो ये हमारे ट्रेट्स को, कितनी हमारी हाइट है, कितना क्या हमारा आई का कलर है, ये सब हमारे क्रोमोसोम्स की वजह से है। कंटेन इंस्ट्रक्शन टू फॉर्म न्यू सेल, नए सेल बनाने के भी इंस्ट्रक्शन क्रोमोसोम्स में होते हैं। कोड्स क्रोमोसोम डिटरमाइन व्हाट कैसा हमारा कुछ भी कैरेक्टर होगा वो हमारे क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं। क्या हमारे प्रोटीन बनेंगे, क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा? Is it clear? Yes, ma'am. Now coming to the next, this DNA ऐसा थ्रेड DNA का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप देख रहे हो A, T, G, C ये सब बेस पेयर्स लगे हुए हैं। तो ये इसकी लैंग्वेज है। जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज समझता है, ऐसे डीएनए में उसके खुद के कोड्स हैं। तो यही कोड्स हमारे पर्टिकुलर जो भी कभी प्रोटीन बनाते हैं उन्हें जीन्स कहते हैं। तो हम इसीलिए बात कर रहे थे कि डीएनए इज कंट्रोलिंग अवर जीन्स। डीएनए के ही सेगमेंट को जीन बोला गया है। इनके पर्टिकुलर एक सीक्वेंस का ही एक प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो डीएनए के अंदर सारा प्रोग्राम है, हमारा पूरा प्रोग्राम डीएनए के अंदर है हमारा। डीएनए से क्रोमेटिन बना, क्रोमेटिन से फिर क्रोमोसोम बना। प्रोकैरियोटिक सेल की बात बताई थी। प्रोकैरियोटिक सेल
जैसे बैक्टीरिया या फिर आर्की बैक्टीरियाज, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आर्की बैक्टीरिया नाम अलग सा है, सुनकर ये कुछ नहीं, बैक्टीरिया ही है ये भी एक तरीके का, पर एंशियंट बैक्टीरिया। आर्किया वर्ड इज फॉर एंशियंट, पुराना, बहुत पुराना। जब अर्थ बनी थी तब सबसे पहले आर्की बैक्टीरियाज बने थे। तो आर्की बैक्टीरियाज और बैक्टीरियाज एक ऑर्गेनिजम्स हैं एक जो कि प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंपल होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में अर्थ के जब स्टार्टिंग में अर्थ बनी तो उन्होंने इकोसिस्टम बनाया है अर्थ का। अर्थ को लिविंग प्लैनेट बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं। उनका डीएनए न्यूक्लियोइड रीजन में रहता है। पाइली और फ्लैजिला इनके क्या है, पिली और फ्लैजिला इनके फाइबर्स हैं। अटैचमेंट के लिए पिलाए अटैचमेंट के लिए हेल्प करती हैं, और जो फ्लैजिला होते हैं वो मूवमेंट के लिए काम करते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आगे दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक, फ्लैजिला, राइबोसोम। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा हुआ एक जेल है, लिक्विड है, फ्लूइड मटेरियल है, एंड उसके अंदर पानी भी है, सॉल्ट भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म का किसी भी तरह की एक्सचेंजेस कराने में, मूवमेंट में हेल्प करने में। सेल टाइप में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल और प्लांट और एनिमल सेल्स हमको इस चैप्टर में पढ़नी। जो अभी हमने डायग्राम देखा ये हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। आप देख रहे हो नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, न्यूक्लियस से जस्ट बाद में शुरू हुई है। न्यूक्लियस नीले कलर की बॉल की तरह, जैसे हम किसी बॉल को काट कर रख दिया है कटोरी की तरह, तो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको बॉल की तरह, और उसके अंदर रेड कलर का न्यूक्लियस दिख रहा है, उसमें पोर्स दिख रहे हैं। नीली बॉल जो है वो न्यूक्लियस है, बाहर बाहर का कवरिंग। उसके अंदर फिर जेल भरा हुआ वो, उसके अंदर राउंड कलर का एक छोटा डेंस न्यूक्लियोलस है। तो आप यहाँ डायग्राम देख रहे हो, दो यहाँ पर दे रखी है आपको, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक रफ दे रखी है, पीली पीली सी बॉल लगी हुई है रफ वाली के ऊपर। तो वो जाल जैसा पूरा वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। साइड में सिलेंड्रिकल स्मूथ सी वॉल की पीली स्ट्रक्चर्स हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लियर? तो दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ और स्मूथ। इज इट क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड, दोनों का अलग अलग काम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाती है। Much like an assembly line found in eukaryotic organism, forms an interconnected network of flattened membrane and enclosed sacs or tubes known as cisternae. Largest organelle in the eukaryotic cell, it provides separate in chemical environment which allow for the correct protein folding. तो ये सबसे बड़ी ऑर्गेनली है आफ्टर द न्यूक्लियस। तो ये क्या करती है? प्रोटीन फोल्डिंग के लिए हेल्प करती है। इसके अंदर प्रोटीन बनते भी हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, और इसके अंदर जो प्रोटीन बनते हैं फिर वो फोल्ड भी होते हैं, क्योंकि प्रोटीन का अगर सही स्ट्रक्चर ना हो तो ना काम नहीं कर सकता। तो सही स्ट्रक्चर देने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देती है। ये केमिकल इन्वायरमेंट का सेल का करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग देती है उसको। और दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ और स्मूथ। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, आप देख रहे हो सारी ट्यूब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे पहली ट्यूब है, फिर उसके आगे ही दूसरी ट्यूब निकली, तीसरी ट्यूब निकली, पूरी जुड़ी हुई जाल जैसा है। रेटिकुलम का मतलब भी जाल होता है, और एंडोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ जाल। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स, आप यहाँ पर देखो काले काले डॉट्स की तरह राइबोसोम्स लगे हुए हैं, इसीलिए इसको रफ बोला है। एंड इट्स सरफेस इज अपीयरिंग रफ व्हेन सीन अंडर माइक्रोस्कोप। फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है, प्रोटीन्स बनाती है, फिर ट्रांसपोर्ट करती है, एंड गोल्जी को ट्रांसपोर्ट करती है, ताकि गोल्जी आगे क्या करे? फिर उसे सिक्रीट करे पैक कर करके आउट ऑफ द सेल। तो इसका काम है गोल्जी तक प्रोटीन्स पहुंचाना, पहले प्रोटीन बनाना फिर गोल्जी तक पहुंचाना, रफ एंडोप्लाज्मिक का काम है। स्मूथ का क्या काम है? स्मूथ का डायग्राम आप देख रहे हो, स्मूथ पीच कलर की दे रखी है, ऑरेंजिश कलर की, और रफ कैसी दे रखी है? रेडिश कलर की। यहाँ पर न्यूक्लियस दे रखा है पर्पल कलर का। तो ये ऐसी दिखती हैं,
जो बाहर से रफ दिखती है उसे रफ बोलते हैं, जो स्मूथ दिखती है उसे स्मूथ बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स लगे नहीं होते, इसीलिए वो स्मूथ है। पहली लाइन ये बता रही है। सेकंड, लिपिड मेटाबॉलिज्म में, तेल के मेटाबॉलिज्म, अभी हमने देखा था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन तेल से बनी है ज्यादातर, पीले पीले तेल से। तो वो तेल कौन बना रहा है? प्रोटीन तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है, पर तेल चीजें कौन बना रहा है? तो स्मूथ बना रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कराना, कोई भी हम अगर केमिकल्स ले लेते हैं, जैसे हम कभी कभी दवाइयां खाते हैं या फिर हमारी बॉडी में किसी भी थ्रू केमिकल जाते हैं, तो वो टॉक्सिक तो होते ही हैं, हमारे लिए पॉइजनस होते हैं। उनको लेस पॉइजनस बनाना भी काम किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। ये लीवर में ज्यादा होती हैं, गोनाड सेल्स में ज्यादा होती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट आल्सो सिंथेसाइजेस फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं ये। एंड दोज दैट इज इन सेल्स, ऐसे हार्मोन्स जो हम टेस्टीज है, मेल्स में टेस्टीज और फीमेल्स में ओवरीज, जो कि स्पर्म और एग बनाती हैं, तो उनमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होती हैं। उन स्किन ऑयल ग्लैंड्स में ज्यादा होती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्किन, क्योंकि स्किन पे भी ऑयल निकलता है। अब गोल्जी apparatus हम नेक्स्ट जब हमारा कम्युलेटिव टेस्ट होगा तभी पढ़ेंगे, जब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना था, यहाँ तक मुझे रिवीजन कराना था। जितना भी हमने पढ़ा, कोई डाउट किसी बच्चे को पूछ सकता है, कोई भी कुछ भी। मैम गोल्जी को क्या कहते हैं? गोल्जी apparatus को गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं, गोल्जी apparatus भी बोल सकते हैं, क्योंकि गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने उन्हें सबसे पहले देखा था। उसे हम कम्युनिटी टेस्ट के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि वो अभी आ रही है। ठीक है, ठीक है मैम। और कोई और क्वेश्चन जिस बच्चे को पूछना हो, जो भी हमने पढ़ा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म ऐसा पूरा लिक्विड है। अगर हम देखें न्यूक्लियस का सारा, न्यूक्लियस का भी के अंदर भी जेल है। आप यहाँ देख रहे हो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, यहाँ रेडिश कलर का न्यूक्लियोप्लाज्म पूरा लिक्विड जो भरा हुआ है इस बॉल के अंदर, ये रेडिश कलर का है। बीच बीच में राइबोसोम दिख रहे हैं, नीला थ्रेड दिख रहा है। तो न्यूक्लियस का भी खुद का कंटेंट है, प्लस इसके बाहर भरा रहता है जेल, वो भी तो साइटोप्लाज्म होता है। तो सेल के अंदर का जेल, तो सारे लिक्विड को अगर हम एक साथ ले लें तो वो प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। जैसे अगर मैं इस प्लांट सेल की बात करूं, प्लांट सेल में न्यूक्लियस का जेल भी ले लिया, टोटल लिक्विड ले लिया इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। ठीक है, जब टोटल लिक्विड ले लिया तो वो प्रोटोप्लाज्म बन गया। पर अगर न्यूक्लियस को हटा कर लिया, न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं किया और उसको हटाकर बोला, तो सिर्फ बाहर बाहर का जेल बोला, तो साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? तो ये डिफरेंट है। क्लियर? Yes, मैम। और कोई क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट को कोई और क्वेश्चन हो? ये सब हमने डिस्कस किया है। मैम एक बार न्यूक्लियोइड बता दीजिए। क्या चीज? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल का एक ऐसा सेंट्रल रीजन है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। यहाँ पर आप न्यूक्लियोइड एरिया देख रहे हो, ये बैक्टीरिया का डायग्राम है, उसमें डीएनए पड़ा हुआ है, पर बाहर से उसके कोई, अभी हम जो यूकैरियोटिक सेल में देख रहे थे, पूरा एक राउंड बॉल थी, उसमें होता था क्रोमोसोम्स, उसमें होता था DNA। पर इसमें ऐसा कोई भी ऐसा बॉल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट डीएनए पड़ा हुआ है। तो ऐसे रीजन को जहां डीएनए रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में, विदाउट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, दैट रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड। उस रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। और कोई क्वेश्चन? नो मैम। तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया, ये हमने डिस्कस किया सब। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा ये। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। Very good. So you will be doing well in your cumulative test. You will learn all these things. Okay.
तो जो भी आपको Yes, material ma'am. दिया है, जो भी आपको ये है आपके पास कंटेंट, एनसीईआरटी आपके पास है, उसको अच्छे से पढ़कर इनको करोगे आप. So I am ending the class. Yes, ma'am. Okay, read, complete your notes and read them, learn them, and we will meet in the next class. All the best for your test. Okay. In chemistry, you have done till the states of matter. 3 states of matter. वहां तक किया है आपने chemistry में? Yes, ma'am. States of matter और matter की types पढ़ लिए. ओके, सो कैन जिस बच्चे का भी वर्क पूरा है, क्या मुझे वो वर्क शो कर सकता है अभी कॉपी में? कॉपी को आपको Yes, कैमरे ma'am. के सामने Yes, रखना है, ma'am. फिर मुझे शो करना है Yes, कहाँ ma'am. तक आपका हो गया. Okay, ma'am. तो अभी शो करके दिखाओ मुझे, बिकॉज मुझे वर्क देखना है आपका कि किस टॉपिक तक हुआ है, ताकि आगे आपको उससे ही करवा सके हम. Can anyone show me the work? You Yes. have to on your video and then you have to face the copy in front of camera or camera in front of copy nearly so that I can see. Okay, so this is the matter and then the types of matter: impure, pure. Next page. हटा रखा. What is the next page? Can you read the topics? Read the topics. Unmute yourself. Read the topics to me. Okay, ma'am. Ma'am, first page पे तो matter, what is matter की definition थी. Then types of matter था impure और pure. Okay. Then सर ने diagram बनवाए थे. Then NCERT book से सर ने 2 questions कराए थे. Okay. ठीक है. And text. Then सर ने mixture पढ़ाया था. Okay. Mixture Heterogeneous, के type. homogeneous. Yes, ma'am. Heterogeneous, homogeneous. फिर homogeneous का definition और heterogeneous के definition with diagram and examples. Okay. Then मैम सर ने कराए थे states of matter. Okay. Solid state कराया था. Then solid state के definition, फिर उसके points और उसके diagram बनाया था, फिर उसका example. Then liquid state कराया था. आगे नहीं Okay. कराया अभी. ओके, तो गैसियस स्टेट आप खुद करोगे, जैसे लिक्विड और सॉलिड किया है ना आपने, ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए. गैसियस स्टेट आप खुद कर लेना, ठीक है? ओके मैम. सेम वे में. तो यहाँ ही तक आपके इस कम्युलेटिव टेस्ट में आएगा, और फिर हम उस आपको जो आगे पढ़ाएंगे उसके बाद से पढ़ाएंगे. मैम टेस्ट में सिर्फ लिक्विड तक आएगा, ये पूरा आएगा बोस-आइंस्टाइन पूरा आएगा बेटा, गैसेस तक आएगा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तक आएगा, ठीक है? तो आपको थर्ड स्टेट खुद से लिखनी है. ओके मैम. Clear? So okay, you can off your video now. Thank you to share the work. Okay, I am ending the class. All the best. ओके मैम.